हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी CDP। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मोस्ट क्वेश्चंस जो MP टेट वर्ग 3 हो या CTET हो, दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आज इनके आंसर्स देखेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला है समाजीकरण, दूसरा है संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है ट्यूशन और चौथा है मीडिया। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? समाजीकरण में भी बच्चे सभी के द्वारा पहचाने जाते हैं, संस्कृति और मीडिया के द्वारा भी। ट्यूशन यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही स्टडी करते हैं, इसीलिए ट्यूशन के द्वारा वे लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि अब यहाँ पे सबसे पहले हमें मानकीकृत परीक्षण का अर्थ समझना होगा कि मानकीकरण परीक्षण वह है जिसमें किसी से तुलना करके परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या की जा सकती है। अब ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती हैं। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यही है कि वे तुलनात्मक रूप से तुलना तो करते हैं लेकिन बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक ही नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। और एकाधिक बुद्धिमान के सिद्धांत को प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1983 में दिया था। किसने दिया था? तो ये भी आप नोट कीजिएगा, प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1983 में इस एकाधिक बुद्धिमानी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों बातों में अंतर है, पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चंस को। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस आधार पर करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। दूसरा ऑप्शन है आवधिक आकलनों अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने में और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में। यहाँ पे बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में, यदि एक शिक्षक शैक्षणिक अधिगम को पूरा करता है तो वह ये समझता है कि बच्चे की सीखने की जरूरत कैसी है और उसी के अनुसार वह शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कि इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली तो विद्यालय के आधार पर होती है और यह मूल्यांकन प्रणाली, इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं। व्यापक और मूल्यांकन प्रणाली में जो बच्चे के विकास से संबंधित होते हैं, चाहे वो नियमितता हो, समयबद्धता हो, तो इसमें से कौन सा उस सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, क्योंकि नेगेटिव है। कोई भी बच्चा खराब या बुद्धिमानी के रूप में नहीं सीखता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण डैश हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। प्रतिभाशीलता के कारण एक संसाधन, समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या और आनुवंशिकता और वातावरण के बीच क्रिया। तो बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया हो सकती है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण भी एक दूसरे के पूरक हैं। आपको पता है, आनुवंशिकता बच्चों को अपने पारिवारिक सदस्यों, माता पिता से मिलती है, और फिर अगर उसका वातावरण आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ है तो वह उसके अनुरूप ही व्यवहार करके अंतःक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक वे बच्चे जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर पिछड़ा है, अर्थात वे वंचित पृष्ठभूमि से हैं, जो विकास के स्तर में निम्न स्तर पर आते हैं, ऐसे बच्चों को कक्षा के कौन से माहौल की आवश्यकता होती है? देखते हैं हम ऑप्शन। पहला है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऐसे बच्चों को उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, क्योंकि वे बच्चे धीरे धीरे सभी के साथ समायोजन करके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को भी सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अर्थात यदि एक शिक्षक पढ़ा रहा है, क्लास में अधिगम कार्य संपन्न करा रहा है,